जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम डोज में। मैं आदित्य लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कारक क्या होते हैं और कारक कैसे पहचानते हैं कि किस में कौन सा कारक है, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं लेके आया हूँ। इसके बाद जो है हम आगे अपने और जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सारे मिक्सअप करके मैं वीडियो लेके आऊँगा। पर तब तक के लिए थ्योरी पढ़ते हैं, सिर्फ थ्योरी, और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कारक की विभक्तियों को और किस नाम से पुकारा जा सकता है। तो देखिए, कारक को मैंने आपको बताया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरी थ्योरी मैं विद डिटेल बताई है, आप पूरी डिटेल से उसको देख सकते हैं। और उसका पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम लिंक में और व्हाट्सएप लिंक में दे दिया है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके पीडीएफ की। तो क्वेश्चन है, कारक की विभक्तियों को किस नाम से पुकारा जा सकता है। तो देखो, कारक की विभक्तियाँ जो होती हैं उन्हें परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग। तो जो भी इसका आप आंसर दिख रहा हो, पर परसर्ग ही कारक की विभक्ति को परसर्ग ही कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। का की के विभक्ति चिन्ह किस कारक के हैं। देखिए, मैंने आपको एक सारणी दी थी वीडियो में कि किसके साथ में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे कर्ता के साथ ने प्रयोग होती है, कर्म के साथ को प्रयोग होती है। ऐसे ही का की के किसके संबंध में बोले जाते हैं। तो देखिए, काकी के बोले जाते हैं संबंध कारक में। संबंध में काकी के रा री रे, जैसे कि सुमित की पेंसिल या राम का घर। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए या का। ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, ये तो सबको पता है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, का ठीक हो जाएगा। अगला चलते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, क्रिया कोई क्रिया है उसको मतलब उसको करने के लिए जो प्रयोग होते हैं वो कौन सा कारक है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया, ध्यान से देखिए, क्रिया के करने का, जैसे किसी काम को करना, ठीक है, जैसे किसी काम को क्रिया के द्वारा करना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा करण कारक। क्या होगा, करण कारक। करण जो होता है, कर्ता ने करण को मतलब यहाँ पर कोई काम जो है वो करा जाता है क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है। देखिए, किसी चीज से अलग होना और किसी चीज से करना दोनों में डिफरेंट है। मैंने आपको से का 2 फॉर्म बताए थे, एक में अपादान कारक था और एक में करण कारक था। करण से मतलब इसमें किसी चीज के द्वारा काम होता है, समझ रहे हैं आप। जैसे मैं ट्रेन से बरेली जा रहा हूँ या मैं ट्रेन से इलाहाबाद जा रहा हूँ, पर मैंने यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया। मैंने कहा मैं ट्रेन से उतर गया, यानी कि क्या हुआ, अलग हो गया। मैं जब ट्रेन से उतर गया तो वहां पे अलग हो गया, जब अलग हो गया तो वहां पे कारक आ जाएगा अपादान। लेकिन मैं कहूँ ट्रेन से मैं जा रहा हूं तो वहां पे कौन सा कारक आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा करण। तो यहाँ पे क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्ष है उससे पत्ते अलग हो गए, गिर गए, नीचे आ गए। तो जब पत्ते अलग हो गए तो जहां अलग की स्थिति आ जाए वहां पर क्या होता है, अपादान कारक। हमेशा अपादान कारक होगा वहां पे और कोई सा कारक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो इसका उत्तर आप का लगा दें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी में होता है तो वो इसी में होता है, करण और अपादान में। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब से है, पर एक का किसी चीज के द्वारा होता है और एक का होता है किसी चीज से अलग होना। कोई भी चीज हो गई, वस्तु हो गई, व्यक्ति हो गया या कुछ भी हो गया, उससे अलग होना अपादान हो गया, और उसके साथ में रहना
करण कारक हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिसके लिए कुछ दिया जाए, जैसे कि मैंने तुमको पेंसिल दी, मैंने तुमको आम दिए, या जिसके लिए क्रिया किया जाए, मैंने तुम्हारे लिए बेर खाए, जैसे सबरी ने राम के लिए बेर खाए। तो यहाँ पे कौन सा होगा? कर्म कारक। कैसे होगा? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? कर्म कारक। अब चाहे तो लिख लें, मैं लिख देता हूँ, वैसे ऑप्शन सारे सामने रखे हुए हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ समझाने का एक तरीका है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है या क्रिया करता है, उस साधन या माध्यम को क्या कहते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, करण और अपादान दोनों का मतलब बताया था। करण में क्या होता है? किसी चीज के द्वारा कोई काम होता है, यानी कि कोई साधन होता है बीच में। अब देखिए, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, किससे जा रहा हूं? ये माध्यम हो जाएगा। किस चीज से जा रहा हूं? मैं गाड़ी से जा रहा हूं, ट्रेन से जा रहा हूं, हवाई जहाज से जा रहा हूं, बस से जा रहा हूं। तो ये क्या हो गया? साधन हो गया। एक साधन, एक किसी के थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक। सीधे सीधे उत्तर करण कारक, कोई मतलब नहीं है और किसी पे भटकने का। और अपादान है, अपादान का मतलब अलग होना है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन यही होता है किसी साधन से अलग होना, तब यहाँ पे अपादान हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा मेरे लिए कॉफी बना रही है। मैंने आपको बताया था कि किसी क्रिया के द्वारा हमको कोई काम करना होता है। नेहा मेरे लिए कॉफी बना रही है, यानी कि वो क्या कर रही है? नेहा जो है वो कर्ता हो गई, और बना रही है, क्या बना रही? कॉफी बना रही, क्रिया हो गई। तो किसके लिए बना रही है? हमारे लिए, मेरे लिए बना रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? कर्ता ने अपना काम कर दिया, यानी कि कर्ता। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कर्ता कारक। नेहा ने ना, नेहा ने मेरे लिए कॉफी बनाई, या नेहा मेरे लिए कॉफी बना रही है। अब ने यहाँ पर छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि कारक में जब कर्ता कारक होता है, वहां पर ने छुपा हुआ होता है। किसी किसी वाक्य में ने छुपा होगा, पर वो ने किसी के द्वारा ही हो रहा है। यानी कि नेहा ने मेरे लिए कॉफी बनाई, या नेहा मेरे लिए कॉफी बनाती है या बना रही है, ये सारी चीजें एक ही हैं। नेहा बना तो हमारे लिए रही है, जो कुछ कर रही है। करा किसने काम? नेहा ने ही करा। कैसे भी करा, पर नेहा ने करा। तो जब नेहा ने करा है तो फिर वहां कर्ता कारक है, सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय मेज पर रख देना, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? देखिए, कारक सारे आपको पता है, मैंने आपको थ्योरी में बताए थे। अधिकरण कारक आपको अगर ध्यान हो तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, यानी कि किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर हम कोई भी चीज रख दें, बैठ जाएं, कुछ भी करें, पर वो में और पर में आ जाए। जैसे चाय मेज पर रख देना, यानी कि मेज के ऊपर तुम चाय रख दो। या और कोई वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि फल टोकरी में रख देना। टोकरी के अंदर रखना है ना, में। तो जहां में और पर का प्रयोग हो जाए इस सिद्धांत पर कि उस पर कोई चीज रखी गई है या उसके अंदर कोई चीज रखी गई है, तब वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। अगला क्वेश्चन है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, या अपने भाव प्रकट करते हैं, जैसे हंसने का या अचंभे का, जहाँ विस्मय का बोध हो जाए। विस्मय का मतलब जहाँ अचंबा हो जाए, किसी बात का अचंबा हो जाए, या हम किसी को पुकारें, हे करके पुकारें, अरे करके पुकारें, अरे इधर आओ, या हे प्रभु बोलते हैं। तो जहां भी विस्मय का, अचंभे का बोध हो जाए या विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाए, वहां पर होता है संबोधन कारक। कौन सा होता है? संबोधन। संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है ना, हे अरे, तो क्या होगा? वहां पर संबोधन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गा। विशेष रूप से ध्यान रखिए इस चीज को। आप अगर कारक बुक का थ्योरी क्लास पूरा ले लेंगे तो आपको कारक के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी।
और आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं किसी को भी सब्सक्राइब करने के लिए, किसी को भी इनकरेज करने के लिए। बाकी मैं अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। और बाकी देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आपको एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।